यूपीएससी प्रीलिम्स के जो एस्पिरेंट्स हैं उन लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले। उसके बाद 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है, उसकी आप लोग को सबको जो है उसको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। क्या थीम है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उनको देख लेते हैं और विस्तार से। ठीक है, तो देखिए पहला टॉपिक है सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक, तो 4 जून को गूगल ने इनको ऑनर करते हुए अपना गूगल डूडल इस टाइप से बनाया। ठीक है, और ये एक इंडियन मैथमेटिशियन थे और फिजिसिस्ट थे जिनका थ्योरेटिकल फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा जो है स्पेशलाइजेशन था। इनका जो बेस्ट वर्क है वो है क्वांटम मैकेनिक्स में, जो 1920वीं जो है दशक में काफ़ी फेमस हुआ था। और ये मतलब इसको क्वांटम मैकेनिक्स को ही फाउंडेशन माना जाता है बोस स्टैटिस्टिक्स का और थ्योरी ऑफ बोस कंडेंसेट। आप लोगों ने एक सुना होगा कि एक पार्टिकल होता है उसको बोसॉन बोलते हैं। ठीक है ना, क्लास ऑफ पार्टिकल होता है बोसॉन बोलते हैं। तो ये बोस के नाम पे ही बोसॉन है क्योंकि ये बोस स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड है ये वाला पार्टिकल, तो जो है आपका बोसॉन इसको बोला जाता है। बोस स्टैटिस्टिक्स भाई साहब सत्येंद्र नाथ बोस जी के नाम पर आधारित है। भारत का इनको जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो 1954 में मिल गया था। 1954 में पद्म विभूषण। फर्स्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा होता है हाईएस्ट, वो होता है भारत रत्न। रॉयल सोसाइटी जो है आपका ब्रिटेन में है, उसके इनको फेलोशिप भी मिली हुई थी। सत्येंद्र नाथ बोस इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अगला टॉपिक है एजुकेशन इश्यूज से संबंधित। एक स्कीम अभी लॉन्च करी गई है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा, स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन टारगेटेड एरियाज। श्रेष्ठ नाम से इस स्कीम का जो है शॉर्ट फॉर्म बनता है। पूरा नाम क्या है, स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन, मतलब आवासीय शिक्षा दी जाएगी कुछ स्टूडेंट्स को टारगेटेड एरियाज में। ठीक है, तो ये चीज़ जरूरी है, श्रेष्ठ नाम है। यहाँ पे देखिए क्या है, जो शेड्यूल कास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं और उनको हायर क्वालिटी की एजुकेशन जो है मिले, इसके लिए ये स्कीम लाई गई है। इसमें क्या है कि जो भी मेरिटोरियस मेधावी जो छात्र होंगे, गरीब शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स हैं, उनको सीबीएसई के द्वारा एफिलिएटेड कोई भी रेपुटेड रेसिडेंशियल आवासीय स्कूल होगा तो वहाँ पे उनको शिक्षा लेने का जो है सरकार मतलब पैसा उठाएगी। ठीक, 3000 सीटें हर साल जो है इसमें आती हैं कि आप कक्षा 9 में भर्ती ले सकते हो, 12वीं और 11वीं में। तो आप जब 8वीं में हो तो 8वीं के बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आप 9th में जाने वाले हो। ठीक, और ये जो है स्कूल फ़ी और रेसिडेंशियल पूरी कॉस्ट जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, मतलब ये डिपार्टमेंट जो है सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट वाला, ये करता है पूरा इसका भुगतान। ठीक, और इसके लिए जो है जो भी 8वीं और 10वीं से फिर 9th में जाने के लिए जब भरेंगे इसके लिए, इस स्कीम के लिए, तो एक एग्ज़ाम होगा नेट्स, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ। नेट्स का एक एग्ज़ाम होता है जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है, और ताकि आप एडमिशन ले पाओ 9th और 11th। एक बार हो गया तो भाई साहब पूरा खर्चा सरकार उठाती है। शेड्यूल कास्ट में गरीब लोगों का है इसमें। ठीक, जिसमें पेरेंटल एनुअल इनकम जो है 2.5 लाख से ज़्यादा ना हो, तो वाकई में इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एजुकेशन की बच्चों को। ठीक, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं फिर उनकी ई काउंसलिंग होती है, मतलब ऑनलाइन होती है, फिर एडमिशन हो जाता है अपनी चॉइस का पूरे कंट्री में कहीं पे भी। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। श्रेष्ठ नाम है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, में भी पूछ सकता है। ठीक, तो ये सारा 12वीं क्लास तक पूरा जो है खर्चा उठाती है सरकार, रहने का और पढ़ाई का। ठीक, तो ये सारी चीज़ें श्रेष्ठ स्कीम से संबंधित इम्पॉर्टेंट है। पुनीत सागर अभियान, ये हम लोग ने करंट अफेयर में पीछे पढ़ा था, और कई फेजेस में जो एनसीसी होती है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक, पूरे देश में जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे पोल्यूशन और ख़ास तौर पे प्लास्टिक पोल्यूशन को जो है बीच जो एरिया है, कोस्टल एरियाज़ में बीच एरिया है, उनसे मुक्त करने के लिए एनसीसी ने वाला जो है नेशन वाइड कैंपेन चलाया, पुनीत सागर अभियान। ठीक, और अभी इसका जो फाइनल फेज़ है 5 जून आज के दिन तक चलेगा। ठीक है, 30 मई से चालू किया है, तो एनसीसी का है। और जो सी शोर्स हैं, मतलब जो बीच वाले एरिया हैं, ठीक है, तो वहाँ पे प्लास्टिक और रिवर्स वेयर्स में प्लास्टिक और दूसरे वेस्ट जो है उनको हटाना है लोकल्स को,
जागरूक बनाना है, ठीक, स्वच्छ भारत के संदर्भ में। और 74,000 कैडेट लगे हुए हैं, 1 2 10,000 नहीं, 74,000। 10 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में काम कर रहे हैं सारे के सारे लोग। एनसीसी कैडेट जो हैं वो, साथ ही साथ एनसीसी एलुमनाई जो हैं वो भी, लोकल और टूरिस्ट सब लोग मिलकर जो है अपना जो बीचेस हैं इन सबको स्वच्छ बना रहे हैं, ठीक, ताकि जो है, और शायद जो ये वेस्ट कलेक्ट भी करा जा रहा है ना, इसको फिर इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैनर में इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट संस्था के द्वारा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये अगला टॉपिक है इको सेंसिटिव जोन। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी अगर जैसे नेशनल पार्क है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो उसके जो है किनारे पर आपको इको सेंसिटिव जोन बनाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है। इको सेंसिटिव जोन होता क्या है, जैसे ये एरिया को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेक्टेड एरिया है, नेशनल पार्क है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक, तो इसके पेरीफेरी पे ये एरिया जो इको सेंसिटिव जोन होता है वो एक तरीके से शॉक एब्जॉर्वर की तरह जो है करता है। मान लीजिए कोई डिजीज़ फैल रही तो ये अंदर नहीं आ पाएगी, या फिर यहाँ फैल रही तो बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहाँ पे है मैन वीमेन ह्यूमन है, और इधर एनिमल्स के लिए अपनी जगह है, तो वो भी उसको भी बचाता है। तो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्रांजिशन जोन होता है, इसको इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी भारत में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, इनके जो है पेरीफेरी पे कम से कम 1 किलोमीटर की इको सेंसिटिव जोन होनी चाहिए। जोन है, लाइन नहीं बोल रहा है, जोन। तो 1 किलोमीटर का ही लाइन, मतलब ये जो है 1 किलोमीटर का होना चाहिए, तो ये चीज़ बोली है। और मतलब वहीं शॉक ऑब्जर्वर की तरह जो है ये काम करता है, ट्रांजिशन जोन होता है। यहाँ पर जजमेंट जो है ये देखा जा रहा है कि जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा कि गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा जो है फोकस कर रहा है, इन्वायरमेंट पे कम फोकस कर रहा है, ये ठीक चीज़ नहीं है, ठीक है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम खाली सुविधाजनक बनाए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कोयला खदान और जो है पेड़ पौधे सब काटते रहो, हमें इन्वायरमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि आप एक तो इको सेंसिटिव जोन कम से कम 1 किलोमीटर का बनाओगे, ठीक है, जितने भी नेशनल पार्क, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी माइनिंग, खदान वदान चल रहा है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जब तक ये केस मेरा चल रहा तब तक वहाँ पे कोई भी खदान नहीं होगा, सब पे स्टे हो गया एक तरीके से, ठीक, कोई भी परमिट नहीं किया जाएगा जो है माइनिंग वाइनिंग एक्टिविटीज़ है। तो ये भी इन्होंने इसी जजमेंट में बोला है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से इको सेंसिटिव जोन आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है इकोनॉमी संबंधित, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। इसके नाम से पता चल रहा है कि कोई कंपनी आपने बनाई है तो उससे जो भी पैसा आपकी इनकम मतलब होती है, मतलब जो भी पैसा आप उससे बनाते हो, वो फिर से जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है, देखो हमारे यहाँ लॉ है कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनीज एक्ट 1956, ठीक। तो इन दोनों में ही धाराएं दी गई जिसके अंतर्गत आप जो है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बना सकते हो, ठीक। 2013 में सेक्शन 8 में ये बात कही गई है, और 1956 वाले में आपका सेक्शन 25 में बात कही गई कि आप नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बना सकते हो। जब आप कंपनी बनाते हो तो आप बताते हो कि मेरा उद्देश्य क्या है इस कंपनी बनाने का। तो जो उद्देश्य है, जैसे यहाँ पे बताया गया कि जो उद्देश्य है वो चैरिटी करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा ह्यूमनिज्म के लिए काम करेंगे। तो अगर आपका कोई भी आपकी आमदनी फंडिंग वंडिंग होती है तो वो पैसा आप अपनी जेबों में नहीं डालोगे, या फिर जो मेंबर्स हैं उनको डिविडेंड या लाभांश नहीं दोगे, तुम उन पैसे का उपयोग करोगे वापस इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, ठीक। तो अभी क्या है कि एक कंपनी है आपका नेशनल हेराल्ड पेपर, ओन्ड बाय एजेएल करके है। तो इस केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और इन सबको जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता है, प्रवर्तन निदेशालय, उसने इन लोग को समन किया है नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर वाले केस में, और कंडक्ट करेगा टैक्स असेसमेंट सोनिया और राहुल गांधी का। खैर वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज़ ये है कि हमें जो है ये ऑब्जेक्टिव जो है, प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, तो ऑब्जेक्टिव जो है अगर ऊपर से कुछ पैसा आता तो उसको पूरा करने के लिए आप पैसा दे सकते हो। जो इस कंपनी के मेंबर्स हैं उनको डिविडेंड या फिर लाभांश के रूप में पैसा दे नहीं सकते, ठीक। अगला टॉपिक है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट। तो ये जो है समुद्र में एक तरीके की वीड है, सी ग्रास है, ठीक, सी ग्रास है,
और ये 40,000 हेक्टेयर में फैला हुआ, और ये एक ही प्लांट है, तो इसलिए ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्लांट बन गया है। और ये ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट पे जो है पाया गया है। ठीक है, 180 किलोमीटर लेंथ में है ये। हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं, और 40,000 हेक्टेयर में भाई साहब फैला हुआ है ये सी ग्रास। इसको बोलते हैं रिबन वीड या फिर पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। ठीक, शार्क बे में ये पाया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न यानी पश्चिमी हिस्से में। 4,500 साल पुराना बताया जा रहा है, और स्टेराइल है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम भी इसके डबल हैं। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा जो है इसीलिए ये सर्वाइव भी कर पाया शैलो शार्क बे में। ठीक, वोलेटाइल एटमॉस्फेयर होने के बावजूद भी 20,000 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। इसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट प्लांट है वो उता, आपका अमेरिका में है उता जगह, एस्पेन ट्री है, और ये 43 हेक्टेयर में, ये 20,000 हेक्टेयर में। भाई साहब कितना फ़र्क है। इंडिया में सबसे बड़ा जो ट्री है वो है ग्रेट बैनियन यानी बरगद का पेड़ है, हावड़ा के, वेस्ट बंगाल में हावड़ा के बोटेनिकल गार्डन में है। ये 1.41 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक, तो इसका नाम याद रहेगा ना, रिबन वीड या फिर पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस सी ग्रास है ये, सिंपल चीज़। अगला टॉपिक है डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है, ये प्रसार भारती जो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो जो भारत की तरफ से, भारत का मतलब एक तरीके से ब्रॉडकास्टर है गवर्नमेंट का, तो इन दोनों ने मिलके एक टेक्नोलॉजी काम कर रहे हैं कि मोबाइल में बिना इंटरनेट के भी जो है कुछ आप लोग मान लीजिए जैसे आपको दूरदर्शन देखना होता है, तो आप क्या करते हो, इंटरनेट से जोड़ते हो और फिर उसके बाद जो है आपका दूरदर्शन का कुछ आ पाता है। ठीक है ना, इंटरनेट जोड़े बिना तो आप देख नहीं सकते। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी है, रेडियो का अगर इक्विपमेंट आपके में लगा हुआ है तो आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है क्या रेडियो चलाने के लिए? नहीं पड़ती। वही चीज़ यहाँ पे होने वाली है कि जैसे कि रेडियो आपका बिना इंटरनेट के भी वर्क कर पाता है, उसी प्रकार से आप जो है मोबाइल में बिना इंटरनेट के, जैसे दूरदर्शन है, ऑल इंडिया रेडियो या फिर इस तरीके के जो भी स्ट्रीम किया जाएगा प्रोग्राम, इस टेक्नोलॉजी के जरिए आप बिना इंटरनेट के भी मोबाइल में देख पाओगे। इसको बोलते हैं डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग, और ये रेडियो की तरह, आसान भाषा में रेडियो की तरह जो है काम कर सकता है। ठीक, इससे जो है गवर्नमेंट यूज़ करेगी तो भाई साहब कई सारे एरियाज ऐसे हैं अभी फिलहाल में, हालांकि जब तक सैटेलाइट इंटरनेट नहीं आता, सैटेलाइट इंटरनेट आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, लेकिन जब सैटेलाइट इंटरनेट नहीं आता, भारत में कई जगह ऐसे ही हैं जहाँ पर मोबाइल तो है बट इंटरनेट नहीं है। ठीक, या फिर इंटरनेट है भी तो बहुत ही स्लो है, तो वहाँ पे इस तरीके का स्ट्रीमिंग बहुत ज़्यादा काम आएगा, लोगों को जागरूक बनाने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, स्कीम्स के बारे में बताने के लिए, इन सब कामों के लिए। ठीक, तो ये मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गई होगी टेक्नोलॉजी। अगला टॉपिक है RFID बारकोड्स। RFID हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, जैसे फास्ट टैग भी है, तो उसमें क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग करते हुए 2 तरीके के RFID होते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होती है। एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव में क्या होता है कि आप खुद सिग्नल भेजते हो, ठीक, और दूसरी तरफ से भी सिग्नल मिलता है रेडियो फ्रिक्वेंसी पर, तो आप दोनों लोग कांटेक्ट बना सकते हो। अब इसमें RFID में क्या होता है कि आपको लाइन ऑफ साइट की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आप यहाँ पे हो, दीवार बीच में आ रही है और फिर इसके दूसरा ये है, फिर भी इसको टैग कर लेगा। ठीक, हाँ, ये जरूर है कि जो पैसिव RFID होता है उसमें क्या है कि उसमें रेंज कम हो जाती है, पास जब ये इसके आ जाएगा तो उसको कैच कर लेगा, क्योंकि ये खुद से कोई भी अपनी रेडियो फ्रिक्वेंसी एमिट नहीं करता। जब ये इसके जो है नियर आ जाता है, इसकी रेंज में आ जाता है, तब इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट होना चालू होती है, और उस केस में फिर ये डिटेक्ट कर पाएगा, आपका एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं और डेटा वेटा जो है इधर उधर ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब कि वो अपना आइडेंटिफिकेशन देता है कि हाँ हम है। जैसे फास्टैग में होता है, तो आपको कई बार ऐसा लगता होगा यार हम गाड़ी आगे बढ़ाएं और ऐसा ना हो कि हमारे से फास्टैग से पैसा कट जाए और उससे ना कटे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, वो चीज़ें वो चेक करते हैं इतना, इसीलिए उसको जो है RFID को वहाँ पे पैसिव वाले को लगाएंगे, ना कि एक्टिव वाले को। नहीं तो पता चला जो सबसे आगे गाड़ी खड़ी उसको छोड़ के सबसे पीछे वाले पैसा काट ले रहा हो, ये आराम से फ्री निकल गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और बारकोड तो आप समझ ही गए होंगे, जो अभी स्कैन करने के लिए ज़्यादातर यूज़ कर रहे थे, बट अब RFID का ज़माना है, आप देखना यही आएगा आगे। बारकोड में तो लाइन ऑफ साइट चाहिए, यहाँ तक कि लाल सी लाइट होती है बिल्कुल, उस पर टच कराते हैं तब जाके वो उसको चेक कर पाता है बारकोड को।
तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये ब्लैक एंड वाइट बार्स बनी होती हैं, कोडिंग उसमें एक यूनिक होती है। ठीक, तो यही सब चीज़ें हैं। बार कोड में लाइन ऑफ साइट की ज़रूरत है, RFID में नहीं है। और RFID टैग्स जो है थोड़े अभी एक्सपेंसिव होते हैं, नो डाउट, बार कोड सस्ते होते हैं। तो हर चीज़ का जो है पॉजिटिव नेगेटिव है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चीज़ ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है या फिर जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ आपको जाना चाहिए। ट्रस्ट भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगला टॉपिक है ई संजीवनी। मैंने आप लोग कई बार बताया है, पढ़ाया भी है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत आभा नंबर, ठीक, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर बनाया जा रहा है। अब क्या है कि ई संजीवनी भारत का की तरफ से एक ऐसा पोर्टल था, वेब एप्लीकेशन था, जिसके जरिए आप लोग टेलीमेडिसिन कर सकते हो, मतलब घर पे ऑनलाइन जो है आप वीडियो कंसल्टेंसी कर सकते हो डॉक्टर से। तो अब इस ई संजीवनी जो एक नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस थी संजीवनी, इसको इन्होंने लिंक कर दिया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के द्वारा। तो अब क्या होगा कि ये दोनों जब लिंक हो गए डेटाबेस, क्योंकि भाई अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हेल्थ अथॉरिटी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करती है, वो ये चाहती है कि आप आपके पास कभी भी वो फाइल लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखा होगा घर में बुजुर्गों को या फिर लोगों को कि वो फाइल पूरी इकट्ठा करते हैं कि इस डॉक्टर का ये पर्चा है, ये डायग्नोस्टिक में ये पर्चा आया, ये रिपोर्ट में ये आया, पूरा मेंटेन करते हैं, हर जगह जाना पड़ता है। ठीक, लेकिन वो काम अब यहाँ पे हो जाएगा। तो अब क्या है, आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में आपका एक हेल्थ पूरा एक अकाउंट बन जाएगा, जिसमें कि आपका सारी रिपोर्टें आप खुद भी डाल सकते हो, वो सब उसमें स्टोर हो जाएंगी। और उसमें जब स्टोर हो जाएंगी तो आगे आप मान लीजिए आपको कंसल्टेशन किसी के पास जाना है, तो ई संजीवनी का उपयोग करते हुए आप तुरंत ही, जाना भी नहीं, आप ऑनलाइन जो है कंसल्टेशन कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक, तो पूरा एक हेल्थ आपका जो है अकाउंट के जरिए पूरा आपका हेल्थ का डेटा भी आपका बनता जा रहा है, साथ ही साथ आप ऑनलाइन जो है कंसल्टेशन भी, टेलीमेडिसिन की कंसल्टेशन भी आसानी से कर सकते हो ई संजीवनी के थ्रू। तो अब ई संजीवनी से दोनों मिल्क हो गए, तो ई संजीवनी आभा नंबर बनाएगा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर, और उसके जरिए, यूनिक नंबर होता है, उसके जरिए जो है सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, जो भी आपका हेल्थ का वो है डायग्नोस्टिक की रिपोर्ट, वो सब कुछ एक जगह होके आप आसानी से कर पाएंगे। और ये हेल्थ का डेटा अच्छे से अच्छा होगा। लोग, हमें फिर ये भी पता चलेगा कि किस तरफ ज़्यादा जो है डिजीज़ हो रही हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे उस हिसाब से चेंज हो सकती हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये। ठीक है, तो ये चीज़ है, एविडेंस बेस्ड हो जाएगा, डाटा अच्छा होगा हमारे पास, तो अच्छी नीतियाँ भी हम बना पाएंगे। अगला टॉपिक है वर्ल्ड बाइसिकल डे। ठीक है ना, वर्ल्ड बाइसिकल डे में मोदी जी ने तुरंत जो है एक पिक्चर निकाली गांधी जी की और डाल दिया, देखो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट की अवधारणा लाइफ का, देखो गांधी जी जीता जागता उदाहरण थे। मतलब उस समय हमेशा ये इस पे चले और कितने बुढ़े होने के बावजूद भी जो है स्वस्थ रहते थे। तो बाइसिकल डे जो है हर साल 3 जून को होता है, वर्ल्ड बाइसिकल डे। ठीक है, और जो है इसका बेनिफिट हमें पता चला भाई, बाइसिकल बहुत बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। साइकिल चलाना, ठीक, स्विमिंग करना, ब्रिस्क वॉकिंग करना, खाना खाने के बाद नहीं, उससे पहले, और प्राणायाम और अनुलोम विलोम, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मेडिटेशन, ये अगर इनमें से आप कोई भी 2 चीज़ें करते रहो, योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन और ब्रिस्क वॉकिंग ही कर लो, तब भी बहुत अच्छा हो जाएगा। दिन में कम से कम 40-45 मिनट ये करना चाहिए। ठीक, तो इन्होंने ये बताया कि बाइसिकल का क्या क्या जो है ज़्यादा अच्छा लॉन्गिविटी हो जाती है, लोग ज़्यादा जीते हैं, अच्छा हेल्थ रहता है, यही सब है। 2018 में इसको वर्ल्ड बाइसिकल डे बनाया गया था। और सस्टेनेबल भी है भाई साहब, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, क्लीन इन्वायरमेंट रखता है, ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़िया रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कमेंट करके बताना कि बाइसिकल का आविष्कार किसने किया था। तो चलिए, आशा करता हूँ आज आप लोग का अच्छा पेपर होगा। और एनालिसिस मैं दूंगा जीएस पेपर का, पेपर 1 का। ठीक, यूपीएससी पेपर का आपको एनालिसिस मिलेगा। और यूपी पीसीएस का जो 12 जून का पेपर है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ चला रहे हैं अपने चैनल पे लगातार। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, हमारा एक उद्देश्य है नो पीएचडी, हम पीएचडी नहीं कराते हैं, जितना बस जो जरूरी का है उतना करा के आपका सिलेक्शन करने में जो है हमारा, आप लोग जानते हो, ट्रस्ट उसी पे ही है। तो ये टेलीग्राम चैनल है। और 2023 का जो है हम लोग चालू करेंगे जल्दी ही यूपीएससी यूपीपीसीएस का पेड ग्रुप। तो उसके लिए आप लोग 9650347272 पे हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए, कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।